गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन इसका जनरल इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर को अल्फोंसे डोडेट के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के माध्यम से फ्रांस और जर्मनी का जो युद्ध हुआ था, जिसमें प्रुशिया का जो हिस्सा था जर्मनी, तो प्रुशिया का जो नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने किया था, और यह युद्ध 1870-71 में लड़ा गया था। ये युद्ध था फ्रैंको और प्रुशियन वॉर। इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया था, प्रुशिया ने युद्ध को जीत लिया था। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सास एंड लॉरेन। इन दोनों जिलों को जर्मनी ने, प्रुशिया ने अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ के जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों में जो भाषा सिखाई जाती थी, लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, वो लैंग्वेज थी फ्रेंच। लेकिन अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जर्मनी के हिस्से में चले गए, तो अब इन पर फ्रेंच लैंग्वेज को यहीं पर क्लोज करके यहाँ पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का काम शुरू किया गया। इस पार्ट को आगे बढ़ाया गया है। एक लिटिल फ्रेंच एक स्टूडेंट है, जिसके बारे में पूरी कहानी इस लास्ट लेसन के माध्यम से दर्शाई गई है। लिटिल फ्रेंच घर से देरी से विद्यालय के लिए रवाना होता है, और वो थोड़ा सा डर भी लगा हुआ है उसे, और विशेष रूप से उसको डर इसलिए लगा है, एम एमिल, उसके टीचर थे एम एमिल, हैड सेड ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल। एम एमिल ने कहा था कि वो विद्यार्थियों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, और लिटिल फ्रेंच कहता है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुझे तो उनके बारे में पहला ही अक्षर याद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो चलता हुआ जा रहा है स्कूल के लिए। रास्ते में पहुंचा तो जंगल के किनारे कुछ पक्षी चहचहा रहे थे, और आगे बढ़ा, ओपन फील्ड आ गया, एक सॉमिल लगा हुआ था। सॉमिल के पीछे जो प्रुशियन जो सोल्जर्स थे, वो अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। युद्ध अभ्यास को वो देखता है खड़ा होकर के, और वो युद्ध अभ्यास उसको पार्टिसिपल के नियम से ज़्यादा लालायित करने वाला लगता है। लेकिन उसने अपनी उस इच्छा को दबाया और आगे बढ़ गया। आगे पहुंचा तो आगे वो पहुंच गया था टाउन हॉल पर। टाउन हॉल जहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, क्योंकि उस पर जो सूचना चस्पा की गई थी, उस सूचना को पढ़ने के लिए व्यक्ति वहां पहुंच जाते थे। तो सुबह का समय था। अब वो सोच रहा है कि भीड़ को देख करके कि ये जो टाउन हॉल है, जो बुलेटिन बोर्ड है, हमें 2 वर्ष से बुरी बुरी खबरें दे रहा है, आज यहाँ पर कौन सी खबर हो सकती है। तो वो बताता है कि 2 वर्ष से कौन कौन सी खबरें आई हैं, इनको ध्यान में रखना है। पहली है लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें। दूसरी बताई उसने द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने की जो आदेशों की खबरें। तीसरी खबर बताई द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सैनिक अधिकारियों के आदेशों की खबरें। लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि बीते हुए 2 वर्ष से कोई इसने गुड न्यूज नहीं दी है, जो भी आज न्यूज आई है वो बैड न्यूज आई है। लॉस्ट बैटल्स ध्यान में रखना है, कौन कौन सी न्यूज आई हैं बुलेटिन बोर्ड से। लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें। द ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने के कानूनी आदेशों की खबरें, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स और सैनिक अधिकारियों के आदेशों की खबरें। सोच रहा है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज कौन सी यहाँ पर खबर हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। लेकिन बिना रुके वहाँ से वो चलता हुआ चला गया। उस भीड़ में एक जो लोहार था डॉक्टर, वो लोहार वहीं पर खड़ा हुआ था अपने हेल्पर के साथ और उस समाचार को पढ़ रहा था। वो जैसे ही लिटिल फ्रेंच को देखता है तो वो लोहार कहता है, डोंट गो सो फास्ट बफ, हे बच्चे आप इतनी तेज़ी से मन जाइए, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच योर स्कूल, आपको विद्यालय पहुंचने के लिए काफ़ी समय है। लिटिल फ्रेंच सोचता है कि शायद ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, शायद वह मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि मैं तो घर से देरी से ही पहले से ही निकला हूँ। बिना उसकी बात को ध्यान दिए हुए लिटिल फ्रेंच हाँफते हुए एमएमएल जो कुछ टीचर थे उनके बगीचे में पहुंच गया। जैसे ही वो बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि विद्यालय का पूरा माहौल शांत था। जब सामान्यतः स्कूल शुरू होता था वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था जिसको बाहर गली में सुना जा सकता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किस किस का शोर होता था। तो शोर होता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, जो डेस्क थी उनको खोलने और बंद करने की आवाज़ होती थी। दूसरा स्वर होता था लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, पाठों को समूह में पढ़ने की जो आवाज़ होती थी और इतनी ज़ोर से बच्चे पाठों को पढ़ते थे कि अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने कानों के ऊपर हाथों को रखना पड़ता था। एक प्रकार का शोर और होता था वहाँ पर रैपिंग द आयरन रूलर ऑन द टेबल, टीचर के हाथ में एक लोहे की छड़ी रहती थी, बार बार उसको टेबल पर थपथपाते रहते थे, उसकी भी आवाज़ होती थी। लेकिन आज किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं थी, न तो कोई जो डेस्क को इधर उधर खींचने की आवाज़ हो रही थी, न कोई पाठों को समूह पढ़ने की कोई आवाज़ हो रही थी और न टीचर के द्वारा जो लोहे की छड़ी को टेबल पर थपथपाने की आवाज़ हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो संडे मॉर्निंग हो, छुट्टी वाला दिन हो। एक क्षण तो वो सोचता है कि मैं बिना किसी की नज़र पड़े अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा तो खिड़की में से झांक कर के अंदर देखा, उसके जितने भी जो सहपाठी थे पहले से ही अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। लिटिल फ्रेंच कहता है उसे गेट खोलना पड़ा और सभी की नज़रों के सामने होकर के कमरे में अपनी सीट पर गया। थोड़ी देर के लिए वो विचार भी करता है कि आप इस समय सोच सकते हो कि उस समय मुझे कितनी शर्मिंदगी और डर महसूस हुआ था। टीचर ने कहा, बच्चे आप जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम तो आपके बिना ही पाठ को शुरुआत करने के लिए जा रहे थे। अब टीचर ने सभी बच्चों को अटेंशन करते हुए कहा कि बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहते हैं, प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जो आपका अंतिम पाठ होगा। क्या फ्रेंच भाषा का यह अंतिम पाठ है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है कि जो अल्सास और लॉरेन के जो विद्यालय हैं उनमें सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। तो एक प्रश्न ये बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर कि जो बर्लिन से जो क्या आदेश आया था। तो टीचर ने कहा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच German language in the schools of Alsace and Lorraine। टीचर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू, ये आज का अंतिम पाठ है जिसको मैं आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू
बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान मग्न होकर के इसको सुनें। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। ये इसको ये पूछा जा सकता है, व्हाट ऑर्डर डिड कम फ्रॉम बर्लिन? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अब टीचर आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए चले गए। अल्सास के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि जो अल्सास की जो जनता है, अल्सास के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे के लिए टाल दिया और आज हम एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब जो फ्रेंच भाषा अब हम और अधिक नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे ये कहा था कि कल आपको नए टीचर मिल जाएंगे और वो फ्रेंच के स्थान पर आपको जर्मन भाषा सिखाएंगे। टीचर ने विद्यार्थियों को दोषारोपण करते हुए कहा कि तुमने पढ़ाई के समय में आप कोई सार पर फिसलने के लिए चले जाते थे, फिसल पट्टी पर फिसलने के लिए चले जाते थे, पक्षियों के अंडे तलाशते रहते हुए थे और आपने अपनी पढ़ाई को एक बोझ समझा था। और फिर टीचर ने उसके बच्चों के माता पिता की तरफ दोषारोपण करते हुए कहा कि आपको पढ़ाने के लिए आपके माता पिता की भी ज़्यादा कोई अवेयरनेस नहीं दिखी। उन्होंने आपको किसी मिल में या खेतों पर काम पर लगा दिया ताकि उनको थोड़ा सा धन मिल जाए। अंत में फिर टीचर अपने आप को भी दोषारोपण करते हैं कि बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी दोष है, क्योंकि जब फिशिंग का समय होता था तो मैं छुट्टी करके आपको घर भेज देता था, फिशिंग के लिए चला जाता था, या फिर कभी बगीचे की सिंचाई करने के लिए आपको मैं भेज देता था। तो इनमें हम तीनों ही दोषी हैं, स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, उनके माता पिता और टीचर। अब टीचर कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें अभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है और आपको जब आप अब दूसरे वतन के में जाओगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछने का अधिकार ये होगा कि जो तुम कैसे फ्रांस के नागरिक हो कि आप अपनी भाषा में न तो लिख सकते हैं न बोल सकते हैं। तो फ्रेंच नागरिक होने का तो आपका एक एक्सक्यूज होगा, एक बहाना रहा होगा। फिर टीचर फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी और एक लॉजिकल भाषा है। अब उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। तो टीचर सबसे पहले ग्रामर का पाठ पढ़ाते हैं, संतों का इतिहास पढ़ाते हैं और बच्चों को लिखने के लिए एक चैप्टर देते हैं और नई नई कॉपी सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए थे, जो उनकी डेस्क के ऊपर एक रॉड से लटकी हुई थी। वो कॉपी नए नए झंडों की तरह, पताकाओं की तरह दिख रही थी। यहाँ पर लिटिल फ्रेंच को एक हैरानी होती है, एक आश्चर्य होता है कि जो कमरे में जो पीछे वाली जो सीटें थी हमेशा खाली रहती थी, उन पर गांव वाले आकर के चुपचाप विद्यार्थी की तरह बैठे हुए थे। तो जिनमें एक तो बुजुर्ग अफसर था जो अपने साथ एक बालपोथी पुस्तक लेकर के आया था, और एक पूर्व मेयर, एक पूर्व पोस्ट मास्टर और उनके अलावा कुछ अन्य ग्रामीण भी बैठे हुए थे। इनको देख कर के उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये गाँव वाले क्यों बैठे हुए हैं। विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत ही गंभीर प्रतीत हो रहा है, स्ट्रेंज, विचित्र प्रतीत हो रहा है। टीचर अपनी बात पर आगे बढ़ते हुए चले गए, लिखने का काम दिया। तो उनके पास नई नई कॉपियाँ थीं जिन पर गोल और हैंड राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। जैसे ही सभी बच्चे अपने लिखने के काम में व्यस्त हो गए थे और छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको फिशिंग हुक बनाने का काम दिया गया था, कमरे में पूरी तरह से शांति छा गई थी। भमरों का एक समूह उड़ करके कमरे में आया, किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, छोटे बच्चों ने भी नहीं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो लिटिल फ्रेंच ने जब लेखन कार्य करते हुए अपनी नज़र ऊपर उठा करके देखा तो अपने टीचर को वो देख रहे थे जो एक गतिहीन अवस्था में होकर के अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और अपनी नज़रों से वो कमरे की वस्तुओं को ऐसे ताक रहे थे, देख रहे थे, मानो उनकी हर आकृति को अपने दिमाग में भरना चाह रहे थे। लिटिल फ्रेंच को थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्योंकि आज जो टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो उसकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया है। विचार करता है, हो सकता है कि आज मैंने बड़े ध्यान से सुना हो, आज से पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया हो, या फिर हो सकता है टीचर ने आज बहुत अच्छे धैर्यपूर्वक हमें पढ़ाया हो। इस तरह से समय निकलता हुआ चला गया और फिर छोटे छोटे बच्चों को बाबी बेबू बुलवाया गया और उनके साथ में जो बुजुर्ग अफसर अपने साथ बालपोथी की किताब लेकर के आए थे वो भी बाबी बेबू बोल रहे थे। और
उस समय क्लास का माहौल था वो थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा था, क्योंकि बुजुर्ग होशर उन बच्चों के साथ बाबी बेबी बोलते समय रो रहे थे। तो कभी कभी विद्यार्थियों को हंसी आ जाती थी, कभी रोना आ जाता था। और जो टीचर की जो बहन थी वो अपने संदूकों में अपने सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें वतन छोड़ करके जाना था। इस थोड़ी समय बाद घड़ी ने 12 बजने का संकेत दे दिया। उसी समय जो एंजिलस बजी, प्रार्थना की घंटी बजी, और उसी दरमियान प्रशिया के सैनिक जो अपने युद्ध अभ्यास से लौट करके आ रहे थे, उनकी तरैयों की आवाज़ भी खिड़की में से होकर के विद्यार्थियों के कानों तक पहुंच रही थी। टीचर अपनी सीट से खड़े हो गए और कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, जितने चौक का टुकड़ा उठाया, जितने बड़े बड़े अक्षर वो लिख सकते थे अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने लिखा था वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, दीवार के सहारे से झुक गए और अपना हाथ का इशारा किया और बच्चों से कह दिया स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, विद्यालय की छुट्टी हो गई, अब तुम जा सकते हो। ये रहा हिंदी सारांश पूरे द लास्ट लेसन का। इसमें से 3-4 प्रश्न आपके एक महत्वपूर्ण ये होंगे कि विद्यालय में सबसे विचित्र बात उसने क्या देखी थी लिटिल फ्रेंच ने। तो सबसे विचित्र बात ये देखी थी, द बैक बेंचेज दैट ऑलवेज रिमेन एम्प्टी, विलेज पीपल वर सिटिंग लाइक अवरसेल्व्स। जो सीटें पीछे वाली सीटें थी हमेशा खाली रहती थी, उन पर आज गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि विद्यालय का जो माहौल उस दिन कैसा था। तो उसमें ये हो जाएगा किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं था। वैन यूजुअली स्कूल बिगेन देयर वुड बी बसल ग्रेट बस असल एंड बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स। मतलब वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था और जिसको बाहर गली पर सुना जा सकता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो शोर होता था डेस्क को खोलने का बंद करने का। लेसन्स रिपीटेड यूनिजन, पाठों को समूह में दोहराने का शोर होता था। वी हैड टू पुट आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अच्छी तरह से समझने के लिए अपने हाथों को कानों के ऊपर रखना होता था। एंड रैपिंग द आयरन रूलर ऑन द टेबल, और टेबल पर लोहे की छड़ी को थपथपाने का शोर होता था, लेकिन आज किसी प्रकार का शोर नहीं था। तो ये प्रश्न भी आपका एक महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या सूचना लगी हुई थी, या इसी को ये कह सकते हैं व्हाट ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। तो ये प्रश्न हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।